हेलो क्लास 7th, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी की जो साइंस है इसका चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 1 देखने वाले हैं। चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इसके अलावा अगर आप हमारे दूसरे चैनल्स पे विजिट करना चाहते हैं तो इस चैनल पे जो कम्युनिटी सेक्शन के बगल में, ठीक है, ये चैनल वाला सेक्शन दिया गया है। यहाँ से आपको दूसरे चैनल्स के लिंक भी मिल जाएंगे, आप उनको देख सकते हैं। साथ ही साथ इससे पहले मैं चैप्टर 1 बहुत ही अच्छे से आपको समझा चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको पूरा चैप्टर समझाया था। साथ ही साथ एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर भी हमने सॉल्व किए थे। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। सबसे पहले हमें यहाँ पे जानना है हाउ एनिमल्स गेट देयर फूड। मतलब जो एनिमल्स हैं उनको अपना फूड किस तरह से मिलता है, कैसे वो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। तो देखो यार, जो प्लांट्स होते हैं वो तो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था प्लांट कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बट यहाँ पे हमें पढ़ना है एनिमल्स के बारे में, और हमें पता है एनिमल्स ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि एनिमल्स के बॉडी में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। अब ये क्लोरोफिल क्या होता है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ये अगर आपको अच्छे से समझना है तो फिर से बोल रहा हूँ, पिछले चैप्टर की वीडियो देखो, हर एक पॉइंट आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अब बात करते हैं कि अगर एनिमल्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते और ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, तो फिर ये अपना फूड कहाँ से ऑब्टेन करते हैं। तो आपको याद रखना है, एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट। मतलब जो एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन भी एक एनिमल है जो कि सोशल एनिमल कहलाता है। तो जो एनिमल्स हैं वो अपना फूड या तो डायरेक्ट दूसरे प्लांट्स को खा के, ठीक है, ऑब्टेन करते हैं, या फिर वो ऐसे जानवरों को खाते हैं जो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से प्लांट को ही खा रहे हैं, ठीक है। तो मतलब मेन सोर्स ऑफ फूड जो भी है वो क्या है, प्लांट ही है। मतलब कोई भी जानवर या तो प्लांट से मिलने वाली चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है या फिर दूसरे जानवरों पे डिपेंड कर रहा है जो प्लांट को खा रहे हैं। समझ में आ गया। आपको याद रखना है, सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल। कुछ ऐसे जानवर भी हैं जो प्लांट को भी खा सकते हैं और एनिमल्स को भी खा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। अगला है वाई लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड। ये हमने पिछले चैप्टर में भी कवर किया था ये टॉपिक, बट क्योंकि ये टॉपिक दोनों चैप्टर में सेम है तो मैंने ये क्वेश्चन या फिर ये टॉपिक एक बार इस वीडियो में फिर से रखा है ताकि आपका एक अच्छे से रिवीजन हो जाए। तो आपको याद रखना है कि भाई जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है यानी कि जीवित प्राणी हैं उनको खाने की ज़रूरत क्यों होती है। उसका आंसर है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स रिक्वायर फूड बिकॉज फूड गिव्स एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी। मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो जानवर की बात करूं मैं दूसरे या फिर ह्यूमन की बात करूं, उनको फूड की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि फूड से उन्हें एनर्जी मिलती है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ये एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी हैं ताकि हमारी बॉडी की ग्रोथ हो सके, कहीं चोट वगैरह लग जाए तो ठीक हो सके, यानी बॉडी का रिपेयर हो सके, साथ ही साथ जो भी फंक्शन है बॉडी के वो अच्छे से हो सके, ठीक है। तो इसलिए हमें भोजन की ज़रूरत होती है, फिर इसलिए हमें फूड की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक। अब यहाँ पे एक वर्ड आया न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। ये भी हालांकि मैंने पिछली वीडियो में कवर किया था, मतलब चैप्टर नंबर 1 की वीडियो में कवर किया था, बट फिर भी यहाँ पे हो सकता है पिछली वीडियो कुछ बच्चों ने ना देखी हो, तो ये टॉपिक आपको समझना जरूरी है कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, क्योंकि इस वर्ड का इस्तेमाल हम बहुत बार करने वाले हैं। तो आपको याद रखना है द कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड दैट आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। यानी कि फूड से मिलने वाले वो कॉम्पोनेंट जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है ना, इनके बिना काम ही नहीं चलेगा, तो इनको बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। एग्जाम्पल के लिए कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, ये सभी एग्जाम्पल हैं न्यूट्रिएंट्स के। तो इतना समझ में आ गया आपको कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि क्या डिफरेंट वेज हैं ऑफ टेकिंग फूड। मतलब क्या है, खाना खाने का तरीका, ठीक है ना, अलग अलग जीवों में अलग अलग तरह का होता है। तो उसी के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। जैसे मान लो जो बीज हैं, मधुमक्खियां हैं, ठीक है ना, वो मेनली क्या किस पे डिपेंड करती हैं, नेक्टर पे, यानी फूलों से मिलने वाले रस पे। लेकिन ये फूलों से मिलने वाले रस को कैसे इनटेक करती हैं अपनी बॉडी में, तो इसका जवाब है कि इनका मोड ऑफ फीडिंग होता है सकिंग, यानी कि ये फूलों के रस को चूसती हैं, ठीक है ना, ये उसको चबाती नहीं है। कैसे करती हैं इसको, फूलों के रस को ही चूसती हैं। इसी तरह से अगर फ्रॉग्स वगैरह की बात करें, जो मेंढक हैं, तो मेंढक का मेनली फूड क्या है, इंसेक्ट्स, छोटे छोटे कीड़े। तो ये क्या करते हैं, ये डायरेक्टली उनको निगल जाते हैं। इनकी स्टिकी टंग होती है, इनकी जीभ जो होती है वो चिपचिपी होती है, ठीक है ना, जिसको ये बाहर निकालते हैं, कीड़ा उस पर चिपक जाता है और ये उसको निगल जाते हैं, ठीक है। तो ये शॉलोइंग, इनका जो मोड ऑफ फीडिंग है वो क्या है, शॉलोइंग। इस तरह से ह्यूमन बींग्स की बात करें तो मेनली हम फ्रूट वेजिटेबल्स पे डिपेंड रखते हैं, हालांकि बहुत से लोग मीट भी कंज्यूम करते हैं।
तो हमारा जो खाना खाने का तरीका होता है मेनली क्या होता है, च्यूइंग एंड सॉल्विंग, मतलब हम खाने को पहले चबाते हैं उसके बाद खाने को निगलते हैं। इसी तरह से आप बहुत सारे यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, और इनका मोड ऑफ जो फीडिंग है वो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसके बारे में कुछ खास पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, कि अलग अलग जीवों का खाना खाने का तरीका या टेकिंग फूड का तरीका डिफरेंट होता है। ठीक, चलिए अब मेन टॉपिक पे आते हैं। देखो इस चैप्टर में जो सबसे मेन है, ठीक है, और जिसको समझने में अभी क्लास 7 के बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, वो है डाइजेशन इन ह्यूमन। ठीक है, मतलब ह्यूमन में खाने का पचना, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले समझ लो डाइजेशन का मतलब क्या है। चाहे ह्यूमन की बात करें या किसी और जीव की बात करें, डाइजेशन का मीनिंग सबके लिए सेम है। तो डाइजेशन का क्या मतलब है, द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। मतलब कि जो फूड है उसमें जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट हैं जिनको डायरेक्ट हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है, तो जो ये कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट है ना, इनको ब्रेक डाउन होना जरूरी है सिंपल सिंपल सब्सटेंसेस में। तो बॉडी के अंदर यही जो प्रोसेस है ना, फूड के कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट को ब्रेक करके सिंपल सब्सटेंस में बदलने की, ताकि हमारी बॉडी उसको पचा सके और वो खून में जाके मिल सके, फिर उससे हमें एनर्जी मिले, तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन। ठीक है, जैसे इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जो आप खाना खा रहे हो, ठीक है ना, मान लो कुछ इस तरह से है और ये डायरेक्ट आपकी बॉडी में नहीं जाएगा, मतलब आपके ब्लड में नहीं मिलेगा। जैसे आपने रोटी खाई यार, तो रोटी का टुकड़ा थोड़ी ना आपके खून में सीधा चला जाता है। रोटी से जो आपको विटामिन मिल रहे हैं, जो भी कंपोनेंट मिल रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, वो आपका शरीर सोखता है और वो खून में जाके मिलता है ना। रोटी के टुकड़े थोड़ी आपके ब्लड में घूम रहे होंगे। तो वही जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं, उनसे हम सिंपल सब्सटेंसेस हमारी बॉडी क्या करती है, ब्रेक करती है, और यही सिंपलर सब्सटेंसेस हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं। तो समझ में आ गया आपको कि डाइजेशन का क्या मतलब है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। ठीक है, चलो ये आपको अगर समझ में आ गया तो डाइजेशन इन ह्यूमन को हमें बहुत ही डिटेल में पढ़ना है। मैं आपको एक एक प्रोसेस बताऊंगा कि मतलब शुरुआत कहाँ से हो रही है, ठीक है, क्या क्या प्रोसेस हो रही है और फिर एंड कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, इससे पहले कि मैं आपको यहाँ पर ये कुछ समझाना शुरू करूँ, अब आपको ये फिगर बहुत ध्यान से देखनी है। एक बार जो ये सारे नाम है ना, इनसे आप अगर परिचित हो जाओगे, फिर जब मैं एक्सप्लेन करूंगा ये सारी चीज़ें, तब आपको समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि यार ये सारे जो वर्ड है ना, इनका मैं बार बार इस्तेमाल करने वाला हूँ अभी एक्सप्लेनेशन में। तो अगर आपको यही नहीं पता होगा कि ये चीज़ हमारी बॉडी में कहाँ है, तो अंडरस्टैंडिंग उतनी बढ़िया होगी नहीं। लेकिन अगर आपको एक बार ही आइडिया लग जाए कि भाई अच्छा ये चीज़ यहाँ यहाँ पे है, फिर मैं जब आपको बताऊंगा कि इनका क्या फंक्शन है, क्या काम करते हैं, क्यों है हमारी बॉडी में, तब आपको चीज़ें समझ में बेहतरीन तरीके से आएंगी। ठीक है, तो बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक बार समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे पहला क्या लिखा हुआ है, बकल कैविटी। बकल कैविटी का क्या मीनिंग है कि भैया जो आपके मुंह में कैविटी है, मतलब जगह है, ठीक है ना, आपके मुंह के अंदर जो जगह है उसी को बकल कैविटी मेनली बोला जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड देखो एक ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है, ठीक है, जो एक एंजाइम रिलीज करती है जिसको बोलते हैं सैलिवरी अमाइलेज। उसका क्या काम है अभी मैं आपको बताऊंगा। वो स्टार्च को शुगर में बदलता है अभी, लेकिन डिटेल में आएंगे इसमें। ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी आप समझोगी भाई कहाँ कहाँ है ये चीज़ें, फंक्शन में भी आपको बताऊंगा। इसके बाद देखो ये है खाने की नली। ठीक है, खाना यहाँ से होके नीचे जाता है, इसको बोलते हैं इसोफेगस। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर ये जो हिस्सा है, ठीक है ना, ये जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है इतना, ठीक है, ये हमारा स्टमक है। क्या है हमारा स्टमक? तो स्टमक समझ में आ गया आपको, ठीक है, अंदरूनी पेट, ठीक है ना, ये स्टमक हो गया। इसके बाद देखो ये जो हिस्सा है अपनी बॉडी में, ये लीवर होता है। ठीक है, लीवर बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ठीक है, ये क्या है, ये लीवर है। और लीवर के ऊपर जो आपको एक छोटा सा बल्ब जैसी आकृति दिख रही है, इसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर। अभी मैं आपको बताऊंगा इनके क्या क्या फंक्शन है। ठीक है ना, एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी, टेंशन मत लो। पहले बस ये नाम देख लो यार कि कहाँ कहाँ ये चीज़ें हैं। ठीक है, ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है इसको बोलते हैं पैनक्रियास। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑर्गन है हमारी बॉडी का। ठीक है, ये एक ग्रंथि है, मतलब ग्लैंड है। इसके बाद जो आपको ये हिस्सा दिख रहा है, ठीक है ना, ये बीच में ये छोटी आंत है अपनी, इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक, और इसके बाद जो ये थोड़ा मोटा सा हिस्सा आपको दिख रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं बड़ी आंत या फिर लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, और इस बड़ी आंत का जो ये हिस्सा है एंड में आके, ठीक है, एंड से थोड़ा सा पहले, ठीक है, इस हिस्से को बोलते हैं रेक्टम। और इसके बाद जो इसका अंतिम छोर है इसको बोला जाता है एनस। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो चीज़ें हैं अभी मैंने सिर्फ आपको उनका नाम बताया है। अब जो डाइजेशन की प्रोसेस है,
वो होती कैसे है, चलो इसको समझते हैं। देखो शुरुआत कहाँ से होगी यार, आप खाना कैसे खाते हो, मुंह से खाते हो, ठीक है ना। अभी हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, तो हमें पता है वी टेक फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज, मतलब हम जो खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, यूटिलाइज होता है, एंड अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड आर डिफिकेटेड, मतलब जो अनयूज्ड पार्ट है फूड का, ठीक है, वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। जो इसमें से हमें प्रोटीन मिलना था, विटामिन मिलना था, जो न्यूट्रिएंट मिलने थे, वो हम यूटिलाइज कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं इससे पहले ही, फिर बाकी बचा हुआ वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है। तो मतलब देखो हो क्या रहा है, द फूड पासेस थ्रू ए continuous canal which begins at the buccal cavity and ends at the anus, मतलब जो फूड है वो एक कॉन्टिन्यूअस कैनल से पास होता है। शुरुआत कहाँ से होती है, बकल कैविटी से, यहाँ से घूमता हुआ, और जो वेस्ट मटेरियल है कहाँ से बाहर हो जाता है, एनस से। अब यहाँ पे आप अगर ध्यान दो तो एक वर्ड यूज किया है कॉन्टिन्यूअस, उसके बाद एक वर्ड यूज किया है कैनल। तो कॉन्टिन्यूअस कैनल का मतलब समझो कि ये एक ही कैनल है, एक ही नली है ये, ठीक है ना, बस उसका डिजाइन अलग अलग जगह बदलता जा रहा है, ठीक है ना। मतलब यहाँ से जो ये नली शुरू हुई, यही नली यहाँ पतली थी, फिर यही नली जब यहाँ पे ये चौड़ी हुई तो ये स्टमक बन गया, फिर ये आगे गई, ठीक है, इसने थोड़ा सा अपने डिजाइन में चेंज किया है, छोटी आंत बन गई, फिर यही नली है, टूटी नहीं है कहीं से, कंटिन्यूअस है, ठीक है, फिर ये थोड़ी मोटी हुई तो इसने बड़ी आंत का रूप ले लिया, और फिर ये बाहर एनएस। मतलब ये कॉन्टिन्यूअस रास्ता है, एक ही नली है, एक ही कैनल है ये। समझ में आ गई बात। तो यहाँ से देखो, मतलब ये जो बकल कैविटी से शुरुआत होती है और एंड कहाँ पे होता है, एनएस को, ठीक है। अब एक एक करके बात करते हैं कि जो ये कैनल है, जो मैंने इसके नाम बताएं, ठीक है ना, किस किस में डिवाइड है ये। तो यहाँ पे लिखा है द कैनल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपोनेंट्स, जैसे कि पहला बकल कैविटी जहाँ पे मैंने आपको दिखाया, उसके बाद है फूड पाइप जिसे हम ईसोफागस बोलते हैं, ये रहा फूड पाइप, अभी इस फंक्शन पे आएंगे हम, फिर स्टमक, इसीलिए मैंने आपको नाम शुरू में बता दिए थे ताकि आपको समझने में आसानी हो। उसके बाद है छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टिन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टिन यानी बड़ी आंत, उसके बाद रेक्टम, उसके बाद एनस, ठीक है। तो जो ये सारे पार्ट हैं, दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनल, डाइजेस्टिव ट्रैक भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। मतलब ये डाइजेस्टिव रास्ता है, डाइजेस्टिव ट्रैक है, यहीं से खाना पचता हो जाता है, ठीक है ना। तो या तो आप इसे डाइजेस्टिव ट्रैक बोलो या फिर इसको एक और नाम दे सकते हो, एलिमेंट्री कैनल। यहाँ से शुरू होके ये सारा हिस्सा क्या कहला रहा है, एक बार में अगर बोलना चाहें तो एलिमेंट्री कैनल, लेकिन इसके अलग अलग टुकड़े करोगे तो सबका अलग अलग नाम है। अब इनका क्या क्या काम होता है और खाना यहाँ पे कैसे कैसे पचता है, इसकी बात करते हैं, ठीक है ना। एक एक चीज आपको समझ में आएगी। देखो सबसे पहले बात करते हैं दी माउथ एंड बकल कैविटी, ठीक है। जो ये बकल कैविटी यानी मुंह के अंदर की जगह है, इसकी बात करते हैं। तो आपको पता होगा यार, फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू दी माउथ, ठीक है। हम जो खाना खाते हैं कहाँ से खाते हैं, मुंह से खाते हैं, ह्यूमन की बात हो रही है अभी। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन, ठीक है। सबसे पहली जो प्रोसेस यहाँ पे हमने पढ़ी वो क्या है, इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है फूड को इनटेक करना, ठीक है। आपने खाना खाया, आपकी बॉडी में चला गया, ठीक है, इनटेक हुआ फूड का, इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, इंजेशन, ठीक है। तो शुरुआत कहाँ से होगी भाई, माउथ से होगी, बकल कैविटी से होगी, ठीक है। सबसे पहले हम मेनली क्या करते हैं, खाने को चबाते हैं अपने दांतों से। तो वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। मतलब जो हमारा खाना है, ठीक है, मुंह के अंदर गया और हमने उस खाने को अच्छे से चबाया। चबाने में हमारी मदद कौन कर रहा है, हमारे दांत, ठीक है। चबाने से क्या हुआ, जो खाना है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। समझ लो अभी खाना कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊँगा। अभी खाना यहाँ पे है, ठीक है ना, आपने खाने को चबा लिया, ठीक है। तो खाने को चबाने का काम आपने दांतों से किया। तो दांतों के बारे में भी क्लास 7th में थोड़ा सा आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो आपको याद रखना है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ, 4 तरह के दांत होते हैं भाई साहब, ठीक है, इंसानों के अंदर। पहला क्या है, इंसीजर्स, दूसरा है कैनाइंस, तीसरा है प्रीमोलर्स, चौथा है मोलर्स। इनका क्या काम है और कितने कितने हैं सब मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो एक एक करके बात करते हैं। इंसीजर्स, ठीक है, इंसीजर्स पहले आप फिगर में देखो कहाँ पे हैं, ठीक है। अभी ये मान लो कोई एक जबड़ा है, मान लो ये नीचे वाला जबड़ा है, जितना इस जबड़े में होगा उतना ऊपर वाले जबड़े में भी होगा, ये मान के चलना। अभी एक जबड़े की फिगर है ये। तो जो इंसीजर्स होते हैं, देखो ये जो सामने वाले, अगर एक जबड़े की बात कर रहा हूं मैं, तो जो सामने वाले 4 दांत आपको दिख रहे हैं ये इंसीजर हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4, 4 दांत नीचे वाले जबड़े में और सामने के 4 दांत ऊपर वाले जबड़े में। तो 4 और 4 मिला के टोटल कितने दांत हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 8 दांत, ठीक है। टोटल कितने दांत हो जाएंगे, 8 दांत। तो जो 8 दांत हैं, 4 नीचे वाले जबड़े में, 4 ऊपर वाले जबड़े में, फ्रंट के, इनको बोला जाता है इंसीजर्स,
ठीक है ना, इनका डिजाइन बाकी दांतों से अलग होगा। किस लिए यूज होते हैं? ये यूज होते हैं फॉर बाइटिंग एंड कटिंग द फूड, यानी खाने को काटने के, ठीक है, काम आते हैं मेनली ये दांत। ठीक, इसके बाद आता है कैनाइंस। कैनाइंस यूज होते हैं फॉर पायर्सिंग एंड टीयरिंग द फूड, खाने को चीरने फाड़ने के काम आते हैं। जैसे कि आपने अगर गन्ना चूसा हो तो गन्ने की जो ऊपरी वाली परत होती है काफी मजबूत होती है, तो उसको फाड़ने के लिए आपने इन दांतों का इस्तेमाल किया होगा। समझ में आ गई बात? अब ये कहाँ पे है जरा ध्यान से देखो, मैं इनको आपको दिखाता हूँ। कैनाइन जो है, देखो अभी नीचे वाले जबड़े की बात कर रहा हूँ, ये वाला जो दांत है ये ऊपर से थोड़ा नुकीला होगा। आप अंगुली से अगर अपने मुंह में अंगुली थोड़ा डालो तो एक दांत आपको इस तरफ ऐसा नजर आएगा जो बहुत ही नुकीला होगा एकदम, ठीक है, और एक दांत इस तरफ नजर आएगा नीचे वाले जबड़े में। तो मतलब ये दो दांत नीचे वाले जबड़े में जो हैं इनको बोला जाता है कैनाइन। इस तरह से ऊपर भी दो दांत होंगे, यानी कि दो नीचे और दो ऊपर, तो टोटल 4 कैनाइंस होते हैं। कितने? 4 कैनाइंस होते हैं। ठीक, इसके बाद आती है बात प्रीमोलर्स की। प्रीमोलर्स क्या होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले एक बार थोड़ा सा मैं यहाँ पे इरेज कर दूँ इसको, ठीक है, फिर प्रीमोलर्स की बात करेंगे। ठीक है, अब देखो प्रीमोलर्स जो होते हैं ये थोड़े से चौड़े होते हैं ऊपर, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर जो ये दांत दिख रहा है, ठीक है, एक दांत देखो यहाँ पे दिख रहा है, 2 दांत मतलब इस तरफ लेफ्ट में, और 2 दांत देखो यहाँ राइट में। नीचे वाले जबड़े में कितने दांत हो गए? 2 ये 4, तो 4 नीचे 4 ही ऊपर, यानी कि 8 दांत, ठीक है, ये प्री मोलर्स वाले हो गए। ये मेनली होते हैं ग्रिंडिंग एंड चूइंग, ठीक है, चबाने और खाने को पीसने के, ठीक है। 8 दांत ये हो गए ऊपर और नीचे वाला जबड़ा मिला के, 4 नीचे 4 ऊपर। इसके बाद आता है मोलर्स, ठीक है, ये प्री मोलर्स थे। ये मोलर्स मतलब ये उससे भी थोड़ी चौड़े होंगे, जैसे कि जो पीछे वाले ये 3 दांत हैं और ये पीछे वाले 3 दांत हैं। ये मान लो उस ह्यूमन बीइंग की बात की जा रही है जिसके सारे दांत आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 यहाँ 3 यहाँ, 6 नीचे और 6 ऊपर, यानी कि टोटल 12 दांत ऐसे होते हैं जो मोलर्स कहलाते हैं। हिंदी में इनको चौभर बोला जाता है, ठीक है। तो ये मेनली ग्रिंडिंग, खाने को पीसने के काम आते हैं, क्योंकि ये इनसे भी थोड़े चौड़े हैं। तो देखो टोटल दांत कितने हो गए? 8 4 12, 12 और 8 20, 20 और 12 32, तो टोटल 32 दांत, यानी 32 दांत होते हैं एक वयस्क में, यानी कि जो पूरा डेवलप हो चुका है, जिसके सारे दांत आ चुके हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया किस किस तरह से दांत अरेंज होते हैं, कहाँ कहाँ पे अरेंज होते हैं। देखो ये एक जबड़ा है तो यहाँ पे 16 दांत हैं, इसी तरह 16 ऊपर होंगे, ठीक। चलो अब आगे बात करते हैं। दांत की बात हो गई, खाने को दांतों ने चबा लिया। अब यहाँ पर जब आप खाना खाते हो तो आपके मुंह से लार निकलती है ना, लार को बोला जाता है सलीवा। क्या बोलते हैं? सलीवा या सलाइवा, ठीक है। तो जो ये सलाइवा है ये कहाँ से रिलीज होता है? यहाँ पे एक ग्रंथि होती है, ठीक है ना, एक ग्लैंड होती है जिसे बोलते हैं सैलिवरी ग्लैंड, यहीं से सलीवा निकलता है, लार निकलती है, ठीक है। तो आपका रखना, और माउथ हैज ए सैलिवरी ग्लैंड विच सीक्रेट सलीवा, ठीक है। हमारे माउथ में एक ग्लैंड होती है जिसे बोलते हैं सैलिवरी ग्लैंड, यही जो ग्लैंड है सलीवा को निकालती है, हमारी लार को निकालती है, ठीक है। अब ये सलीवा या लार है, ठीक है ना, ये क्या क्या काम करती है उसके बारे में बात करते हैं। देखो सबसे पहले सलीवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सैलिवरी अमाइलेज दैट ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू सिंपल शुगर्स। मतलब जो ये सलीवा है, हमारी लार है, ठीक है, इसमें एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं सैलिवरी अमाइलेज। ये जो सैलिवरी अमाइलेज है इसका मेन फंक्शन क्या है कि जो भी हम खाना खा रहे हैं भैया, मेनली उसमें क्या होता है? स्टार्च होता है। अब जो ये स्टार्च है उसको ये शुगर में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना, क्योंकि जो स्टार्च है ये डायरेक्ट फॉर्म में हमारी बॉडी नहीं पचा पाएगी इसको, तो इसको किस में कन्वर्ट करता है? शुगर में कन्वर्ट करता है। इसको एक छोटा सा प्रैक्टिकल कर सकते हो आप लोग क्या करो, सूखी रोटी का टुकड़ा लो, सिर्फ रोटी और कुछ नहीं उसके साथ, ठीक है। जो रोटी का टुकड़ा है आप उसको अपने मुंह में रखो और धीरे धीरे चबाओ, उसको निगलना नहीं है, आपको उसे कुछ देर तक चबाना है। तो जो रोटी है जब आप उसको चबा रहे हो, आपकी लार यानी कि सालिवा उसमें मिल रही है, तो धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि वो रोटी जो है, रोटी का टुकड़ा जो आपने चबाया, वो धीरे धीरे आपको हल्का हल्का मीठा लगने लग जाएगा। अब मैं चीनी जितना लगेगा ऐसा नहीं बोल रहा, लेकिन हल्की हल्की मिठास आने लग जाएगी उसमें, आप करके देखना। वो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो रोटी थी ना उसके अंदर स्टार्च है, स्टार्च आपका जो ये सालिवा है उसके अंदर जो एंजाइम है सैलिवरी अमाइलेज, उससे रिएक्शन करके क्या बना दे रहा है? शुगर बना दे रहा है, ठीक है। तो इसीलिए आपको रोटी का टुकड़ा धीरे धीरे मीठा लग रहा है। आगे बात समझ में? चलो इतना समझ में आ गया। अच्छा, जो हमारी सालिवा है एक और काम करती है, ये खाने को गीला करती है, इसे निगलने में आसानी होती है, क्योंकि अगर लार नहीं होगी, खाना गीला नहीं होगा ना, उतना रोटी का टुकड़ा गीला नहीं होगा, तो आप उसको निगल नहीं पाओगे उतनी आसानी से,
ठीक है, तो एक फंक्शन और भी है इसका ये। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, अब काम आता है हमारी जीभ का। भाई जब आप खाने को चबा रहे हो, उसमें लार मिल रही है, तो जीभ से इधर उधर भी तो कर रहे हो, खाने को मिला भी तो रहे हो अच्छे से उसमें। तो जो टंग होता है, हमारी जीभ होती है, ये होता क्या है? इट इज ए मस्क्यूलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। यानी जो बकल कैविटी है, आपके मुंह में खाली जगह है, उसके बैक फ्लोर से अटैच होता है एक मस्कुलर ऑर्गन। यानी जो जीभ होती है सिर्फ ये मांस से बना होता है, मसल से बना होता है, इसमें हड्डी नहीं होती जीभ में। ठीक है, खैर ये सब आपको पता ही है। ठीक, अच्छा मेन फंक्शन क्या है टंग का डाइजेस्टिंग प्रोसेस में? ठीक है, वैसे तो देखो यार, जबान जो जीभ जो है उसका इस्तेमाल हम बोलने के लिए करते हैं ना, जीभ नहीं होगी तो आप बोल नहीं पाओगे। लेकिन यहाँ पे अभी उसकी बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है भैया डाइजेशन में, खाने को पचाने में ये किस तरह से सहायक है। तो अभी हम उन फंक्शन की बात कर रहे हैं जो पचाने से रिलेटेड है। ठीक है ना, अब यहाँ पे बोलना मत लिखना कि हम जीभ से बोलते हैं, क्योंकि अभी उसका पचाने में कोई काम नहीं है। ठीक है, तो डाइजेशन की प्रोसेस में जीभ का क्या क्या फंक्शन है? पहला फंक्शन है मिक्सेस द फूड विद सैलिवा। जीभ खाने को हिला डुला के अच्छे से सैलिवा के साथ मिक्स करती है। दूसरा फंक्शन है टेस्ट द फूड विद द हेल्प ऑफ टेस्ट बर्ड्स, यानी कि ये खाने का टेस्ट लेती है, क्योंकि इसके पास टेस्ट बर्ड्स होते हैं। टेस्ट बर्ड्स समझ लो, एक तरह से आप ऐसा समझो जैसे आपके मोबाइल में सेंसर होते हैं ना, तो ऐसे आपकी जीभ में भी सेंसर होते हैं टेस्ट को लेने के लिए। तो उन्हीं टेस्ट सेंसर्स को टेस्ट बर्ड्स बोला जा रहा है। ये टेस्ट बर्ड्स क्या करते हैं? खाने का स्वाद लेते हैं कि खाना कैसा है। ठीक है, तीसरा क्या है? हेल्प्स इन सॉल्विंग द फूड, खाने को निगलने में भी हेल्प करती है। ठीक है ना, अब देखो यार, जब बात हो ही गई है टेस्ट बर्ड्स की, तो देख लेते हैं कौन कौन से टेस्ट बर्ड कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। तो आपकी जीभ का जो सबसे अंदर वाला हिस्सा है, सबसे पिछला हिस्सा है, यहाँ पे कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं टेस्ट के लिए जो बिटर खाने को टेस्ट कर सकते हैं। बिटर आप सब समझते हैं कड़वा, यानी कड़वा स्वाद आपकी जीभ के यहाँ से आता है। ठीक है, इसके बाद देखो जो यहाँ पे टेस्ट बर्ड लगे होते हैं आपकी जीभ के इन हिस्सों पे, ये मेनली शौर यानी खट्टे स्वाद को पहचानते हैं। ठीक है, नमकीन स्वाद जो आता है वो जीभ के इस हिस्से से आता है। ठीक, और जो ये आपका आगे वाला हिस्सा है ये स्वीट यानी मिठास को पहचानता है। आगे बात समझ में? तो ये समझ में आ गया आपको जीभ का फंक्शन और टेस्ट बर्ड कौन कौन से कहाँ होते हैं। इस फिगर को आप अच्छे से रिमेंबर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे नेमिंग करने को आ जाता है भाई पेपर में। ठीक है ना, एग्जाम में आपको यहाँ पे 1 2 3 4 लिख देंगे, कहेंगे 1 पे कैसा स्वाद आता है, 2 पे कैसा स्वाद आता है, 3 पे कैसा आता है, 4 पे कैसा आता है। तो आपको पता होना चाहिए सबसे आगे स्वीट, उससे पहले सॉल्टी, उससे पहले सॉर और सबसे पीछे बिटर। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, अब बात आती है फूड पाइप और इसोफागस की। देखो अभी तक क्या हुआ, खाना हमने चबाया, उसमें सालिवा मिल गई, जीभ ने उसको अच्छे से उलट पलट के स्वाद भी ले लिया। अब जब आप खाना खाने को चबाने के बाद क्या करोगे? निगलोगे ना यार। तो मतलब खाना निगलने के बाद, स्वॉलो करने के बाद कहाँ आएगा? इस पाइप में आएगा। ये पाइप खाने को कहाँ लेके जाएगी? स्टमक तक। इस पाइप को ही क्या बोला जाता है? इसोफागस या फिर फूड पाइप। समझ में आ गई बात? तो जो ये फूड पाइप है, इट इज़ द फूड पाइप दैट टेक्स सॉलिड फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक, यानी कि ये वही पाइप है जो खाने को माउथ से लेके कहाँ तक पहुँचाती है? स्टमक तक पहुँचाती है। द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक एंड द चेस्ट, फूड इज पुश्ड डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप, यानी कि जो ये फूड पाइप है कहाँ से जाती है? देखो चेस्ट के बीच में से, ठीक है, लंग्स के बीच में से, चेस्ट के बीच में से होती हुई ये खाने को लेके जाती है। ठीक है, अच्छा फूड का मूवमेंट कैसे होता है, जरा इसको भी एक बार समझ लो थोड़ा और अच्छे से। तो अगर मैं जो फूड पाइप है और जो स्टमक है इसको अलग से फिगर में दिखाऊं, तो यहाँ से देखो, जो फूड पाइप है ऊपर से खाना आया, अब होता क्या है कि जैसे जैसे खाना इसमें आगे सरकता है, इसके जो फूड पाइप का जो पिछली वाली मसल्स है ना, ये हल्का हल्का सा दबती जाती है और इस पर प्रेशर लगाती जाती हैं। जब यहाँ से प्रेशर लगेगा खाना और नीचे की ओर सरकता जाएगा, जैसे जैसे खाना आगे जाएगा प्रेशर लगता जाएगा खाने के इस हिस्से पे। इसको आप ऐसे समझो यार, जैसे आपने कोलगेट वगैरह के लिए कोलगेट निकालते कैसे हो आप? बाहर से उस पर प्रेशर लगाते हो, कोलगेट बाहर आ जाता है। तो ऐसे ही जब यहाँ से प्रेशर लगता रहता है, खाना नीचे सरकता रहता है। ठीक है, और ये सरक सरक के कहाँ पहुँच जाता है? स्टमक में। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गई बात आपको? चलो, तो फूड पाइप ने क्या किया भैया, खाने को माउथ से लेके कहाँ तक पहुँचा दिया? स्टमक तक। ठीक है, यानी कि खाना अब स्टमक यानी यहाँ पे पहुँच चुका है। ठीक है, अब किसका फंक्शन आएगा? स्टमक का, क्योंकि भाई खाना इसके अंदर है। अब तो स्टमक क्या होता है पहले वो समझो, क्या काम करता है फिर वो समझो। देखो, स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग। ठीक है, मतलब एक तरह से समझो कि मोटी सी दीवार का बैग नुमा आकृति है ये। ठीक है ना, कुछ लोग इसको जे शेप बोलते हैं, कुछ लोग इसको यू शेप बोलते हैं। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में जे शेप लिखा हुआ है कि मतलब जे जैसा शेप है इसका।
ठीक है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ कुछ जे जैसा शेप होता है इसका, जो इंग्लिश का लेटर होता है जे। अब यहाँ पर इट इज़ द, आपको याद रखना है, इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल, मतलब जो एलिमेंट्री कैनल यहाँ से शुरू होकर एनस तक जा रही है उसका ये सबसे चौड़ा पार्ट होता है। ठीक है ना, जब भी ये खाना रिसीव करता है ये फूल सकता है थोड़ा, ठीक है ना, अपनी साइज को से फुला देता है, इसलिए आप खाना खाते हो आपका पेट फूल जाता है। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टिन एट द अदर एंड। मतलब क्या, भाई एक तरफ से तो ये खाना लेता है और फिर इसका दूसरा एंड किससे जुड़ा होता है, छोटी आंत से। ठीक है, अब होता क्या है कि भाई स्टमक में खाने के साथ क्या होता है, क्यों जरूरी है स्टमक, ये समझो। यहाँ पे आपको याद रखना है द इनर लिनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट्स म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस, जिसको हम पेप्सिन बोलते हैं मेनली। ठीक है ना, मतलब जो हमारा स्टमक है ये मेनली 3 फंक्शन करता है, खाने को अपने अंदर इकट्ठा करने के बाद ये मेनली 3 चीज़ें सीक्रेट करता है। क्या, पहला तो म्यूकस। ठीक है, म्यूकस वही समझो जो आपकी नाक है, ठीक है ना, वो आपके पेट के अंदर भी होती है, जैसे आपकी नाक बहती है ना चिपचिपा सा लिक्विड, वही म्यूकस है। तो एक तो इसके अंदर म्यूकट सीक्रेट होता है इसकी दीवारों पे, ठीक है। दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है जो खाने में मिक्स होता है, ठीक है। और तीसरा क्या है, डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं, मेनली कौन सा जूस है, पेप्सिन। हालांकि पेप्सिन आपके एनसीईआरटी में नाम नहीं लिखा हुआ है, आप क्लास 10th में जाओगे तो पढ़ोगे, बट मैंने यहाँ पर इस डाइजेस्टिव जूस का नाम भी लिख दिया पेप्सिन। क्या काम करते हैं तीनों, एक एक करके समझते हैं, ठीक है ना। फिर से बोल रहा हूँ, देखो फिर से ध्यान दो कि भैया जो आपका स्टमक है इसमें 3 चीज़ें सीक्रेट हो रही हैं। पहला है म्यूकस, दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में HCl बोलेंगे, और अगला है डाइजेस्टिव जूसेस। मेन जूस कौन सा होता है, पेप्सिन यहाँ पे, ठीक है, जो स्टमक में निकल रहा है। एक एक करके समझते हैं इनके क्या क्या फंक्शन हैं, ठीक है। देखो पहले बात करते हैं फंक्शन ऑफ HCl। देखो जो आपका स्टमक है, ठीक है ना, इसी को यहाँ पे जूम किया गया है अच्छे से। अब यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, तो सबसे पहले समझो जब ये HCl रिलीज करता है यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो एसिड का काम क्या है, क्यों रिलीज कर रहा है एसिड। एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलोंग विद द फूड एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक एंड हेल्प्स द डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट। ठीक है, तो मतलब जो एसिड है उसका पहला काम क्या है कि जो खाने के साथ कुछ बैक्टीरिया आपके पेट में आ गए हैं ये उनको मार देता है, ठीक है। दूसरा काम क्या है कि जैसे ही इसमें HCl मिलेगा खाने में, खाना कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि HCl एक एसिड होता है, ठीक है। अब एसिडिक हो गया खाना, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यार देखो जो डाइजेस्टिव जूस है ना, जो अभी मैंने आपको बताया पेप्सिन, वो अपना काम तभी कर पाएगा जब उसे एसिडिक मीडियम मिलेगा, इसीलिए खाने को एसिडिक बनाना जरूरी हो जाता है। आगे बात समझ में। अगला क्या है, फंक्शन ऑफ म्यूकस। भाई म्यूकस क्यों बन रहा है, जो नाक जैसा चिपचिपा पदार्थ होता है जब आपको जुकाम वगैरह होता है, बलगम जैसा, ठीक है ना, वही समझ लो म्यूकस है। तो म्यूकस यहाँ पे क्या काम कर रहा है, पेट के अंदर, ठीक है ना, इस स्टमक के अंदर, इंटरनल पेट बोलते हैं इसको, अंदरूनी पेट, ठीक है। तो इसके अंदर क्या काम कर रहा है, तो आपको याद रखना है द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लिनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम HCl। मतलब जो म्यूकस है ना वो इसकी दीवारों पे चिपक जाता है, किनारे किनारे, ठीक है ना, किनारे किनारे जब इसकी दीवारों पे म्यूकस होगा तो जो HCl ये रिलीज कर रहा है ना वो इसकी दीवारों पे नहीं टच होगा, क्योंकि HCl जो होता है ना बहुत खतरनाक होता है। अगर ये इसकी दीवारों से डायरेक्ट टच हो जाएगा ना तो आपका जो पेट के अंदर जलन होने लगेगी, घाव पैदा हो जाएंगे, क्योंकि HCl एक खतरनाक एसिड है। तो अगर ये आपके पेट के अंदर है तो आपके पेट के अंदर के मांस को ही गलाने लग जाएगा, जबकि म्यूकस ऐसा होने नहीं देता, क्योंकि म्यूकस जो है ना इसके ऊपर बिछ जाता है, समझ लो म्यूकस की एक गद्दी सी बना दी आपने, और अब इसके ऊपर अगर ये HCl होगा ना तो ये इस दीवार को जला नहीं पाएगा, नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तो म्यूकस का काम समझ में आ गया, म्यूकस प्रोटेक्ट कर रहा है आपके स्टमक को, किससे, HCl से, ठीक है। HCl कहाँ से आया, देख लो यार, यहीं से निकल रहा है ना। अच्छा अगला क्या है, डाइजेस्टिव जूसेस। जैसे कि नाम ही पता है यार, ये डाइजेस्टिव जूसेस है, मतलब ये डाइजेशन में काम आएंगे। मेनली क्या है, पेप्सिन। तो डाइजेस्टिव जूसेस यानी पेप्सिन ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, यानी कि ये प्रोटीन को पचाने में मदद करता है, ये प्रोटीन्स को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक कर देता है। आगे बात समझ में। तो 3 चीज़ें आपके पेट में रिलीज हुई थी, HCl मतलब आपके स्टमक में, तो 3 चीज़ें स्टमक में रिलीज हुई, HCl, म्यूकस और डाइजेस्टिव जूस। मेनली यहाँ पे क्या है, पेप्सिन। तीनों के फंक्शन मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो यार देखो अब यहाँ पे खाने के साथ जो होना था हो गया। अब ये खाना कहाँ एंटर करेगा, यहाँ से होता हुआ छोटी आंत में, ठीक है। छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, जो ये हिस्सा आपको दिख रहा है
ऐसे कॉइल्ड हुआ पड़ा है, ये घूमा हुआ है, इसको हम बोल रहे हैं छोटी आंत। तो द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। मतलब ये कॉइल्ड होती है, ऐसे घूमी होती है, और लगभग ये 7.5 मीटर यानी 7.5 मीटर, ठीक है, लगभग इसकी लंबाई होती है। इट रिसीव सिक्रेशंस फ्रॉम द लिवर एंड पेनक्रियास बिसाइड इट्स वॉल ऑल्सो सीक्रेट जूसेस। मतलब कि जो ये छोटी आंत है जिसके पास यहाँ स्टमक से जो खाना था वो आया है, ये मेनली क्या करती है, ये मेनली जो लीवर है उससे कुछ डाइजेस्टिव जूस लेती है, और जो पेनक्रियास है उससे भी कुछ डाइजेस्टिव जूस लेती है, और यहाँ से भी कुछ डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं जो खाने में फिर से मिक्स होते हैं ताकि खाना और अच्छे से पच सके। समझ में आ गया? तो याद रखना, ये लीवर और पेनक्रियास से डाइजेस्टिव जूस ले रही है, खुद अपना भी कुछ डाइजेस्टिव जूस रिलीज कर रही है। बहुत ज़्यादा डिटेल में आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगी वो कौन कौन से जूसेस होते हैं। फिलहाल हल्का हल्का सा बता देता हूँ। पहले यहाँ पर दो चीज़ें आई हैं, एक आया है लीवर, एक आया है पेनक्रियास। ठीक है, आप देख सकते हो, मैंने फिगर में दिखा भी था। ये हिस्सा क्या है, लीवर है, और ये हिस्सा क्या है, पेनक्रियास है। तो ज़रा इनके बारे में एक बार पढ़ लें, ठीक है ना, हल्का सा, फिर आते हैं वापस से। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है लीवर। लीवर क्या होता है? लीवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑफ द राइट साइड। मतलब आपका जो एब्डोमेन है, पेट है, इसके राइट साइड में एक लंबा सा लाल ब्राउन कलर का यानी मेनली रेड कलर का एक ऑर्गन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ी ग्लैंड है बॉडी की, सबसे बड़ी ग्रंथि। ग्लैंड मतलब जो कुछ ना कुछ सीक्रेट करे, कोई ना कोई एंजाइम, कोई ना कोई हार्मोन। ठीक है, इट सीक्रेट बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन ए सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर। मतलब क्या कि ये जो लीवर है ना, ये मेनली बाइल जूस, एक तरह का जूस सीक्रेट करता है। इसको क्या बोला जाता है? जिसको बोला जाता है भैया बाइल जूस। ये जो बाइल जूस निकलता रहता है ये मेनली गॉल ब्लैडर में स्टोर होता रहता है। गॉल ब्लैडर एक थैली की तरह होता है, इससे निकलने वाला जूस इसमें, ठीक है, स्टोर होता रहता है। जब जब जरूरत होती है फिर ये आ जाके छोटी आंत के पास जाता रहता है, वहाँ से यूज़ होता रहता है इसका। ठीक है, अच्छा, ये जो बाइल जूस है क्या काम करता है? बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट। मतलब जो फैट्स हैं हमारे खाने में जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत है, उनको पचाने में जो ये बाइल जूस है ना बहुत हेल्प करता है। आगे बात समझ में? तो जिसका लीवर वगैरह जैसे ख़राब हो जाए, डैमेज हो जाए, तो ये ना बन पाए, तो फैट को आसानी से पचा नहीं पाते वो लोग। ठीक, ये बात समझ में आ गई। चलो अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं पेनक्रियास। ठीक है, पेनक्रियास ये रहा। ठीक है, इस ऑर्गन को बोल रहे हैं पेनक्रियास। पेनक्रियास क्या होता है? द पेनक्रियास इज ए लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। यानी कि देखो, जो हमारा स्टमक था उसके जस्ट नीचे, ठीक है, एक ग्लैंड होती है जो लार्ज क्रीम कलर्ड की होती है, इसको बोलते हैं पेनक्रियास। द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स एंड चेंज देम टू सिंपलर फॉर्म्स। मतलब जो पेनक्रियास से निकलने वाला जूस है जिसे हम बोल रहे हैं पेनक्रियाटिक जूस, ये मेनली कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, इन सबको पचाने में काम आते हैं क्योंकि ये इन सबको सिंपलर फॉर्म में तोड़ देते हैं। तो पेनक्रियास की भी बात समझ में आ गई आपको। तो मतलब छोटी आंत के पास खाना गया था इस पेट से, मतलब स्टमक से, और इसने यहाँ से बाइल जूस लिया, यहाँ से पेनक्रियाटिक जूस लिए, खुद भी अपना कुछ, ठीक है, जूसेस मिलाए खाने के अंदर। तो खाना यहाँ से अब लोअर पार्ट में आ जाएगा छोटी आंत के। ठीक है, तो अब बात करते हैं अब होता क्या है। द पार्सली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ ए स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी निचले हिस्से में आता है छोटी आंत के, वेयर द इंटेस्टिनल जूस कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। फिर यहाँ पे ऑलमोस्ट, ठीक है ना, सब जूसेस मिलाने के बाद, ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड का। इसीलिए जो छोटी आंत होती है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो कॉल्ड द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन सा ऑर्गन है यहाँ पे, ठीक है, एलिमेंट्री कैनल का वो कौन सा हिस्सा है जिसको कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन बोला जाता है, तो आपको याद रखना है कि उसका आंसर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब होता क्या है यहाँ पे? द कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, अब होता क्या है यहाँ पे? इतना होने के बाद जो कार्बोहाइड्रेट है हमारे खाने में वो ब्रेकन डाउन हो जाते हैं सिंपल शुगर में, जैसे कि ग्लूकोज हो गया। फैट्स जो होते हैं वो फैटी एसिड में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ठीक है, और ग्लिसरॉल में डिवाइड हो जाते हैं। जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड्स में डिवाइड हो जाता है, मतलब ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो अब इतना सारा कुछ खाने में मिलाने के बाद, अलग अलग तरह के डाइजेस्टिव जूसेस वगैरह मिलाने के बाद, जो चीज़ें थी वो ब्रोक होके, टूट के, देखो किस किस चीज़ में बदल गई। फिर से जो सिंपल शुगर था वो ग्लूकोज में बदल गया, जो फैट था वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल गया, जो प्रोटीन थे वो अमीनो एसिड्स
में ब्रेक डाउन हो गई। तो मतलब जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें थी वो ब्रेक डाउन हो रही हैं। यही तो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि डाइजेशन इसी का मतलब है। ठीक है, चलो ये सब चीज़ें हो गई। अब देखो, अब जो ये चीज़ें सिंपलर फॉर्म में टूट गई हैं ना, अब इन्हें हमारा खून सोख सकता है और ये चीज़ें खून के अंदर जाएंगी और अलग अलग ऑर्गन्स में चली जाएंगी खून के थ्रू। ठीक है, तो अब जरा उस प्रोसेस की बात कर लेते हैं आगे। तो अब लिखा है एब्जॉर्प्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन इन द, ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है वो है एब्जॉर्प्शन इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी यहीं से अब खाना सोखना, खाने से जो चीज़ें न्यूट्रिएंट अलग हुए हैं वो हमारे ब्लड में जाएंगे सोख के। ठीक है, एब्जॉर्ब होके। तो डिजाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। मतलब जो इंटेस्टाइन की वॉल्स होती हैं, यहाँ से ब्लड वेसल्स, खून की नसें पतली पतली कनेक्टेड रहती हैं, खून कनेक्टेड रहता है हमारा। ठीक है, वो कैसे होता है डिटेल में यार, अब ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है, वो आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे। फिलहाल अब यहाँ से खाना से जो इंपॉर्टेंट रस हैं या फिर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो सोखे जाते हैं और खून में मिला दिए जाते हैं। ठीक है ना, अब आपको याद रखना है खून में मिलाए कैसे जाएंगे, हल्का सा। द इनर लिनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ कॉल्ड विली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछा जाता है कि जो इसकी अंदर वाली दीवार होती है ना, इस जो छोटी आंत है इसके अंदर, ठीक है ना, अंदर वाली जो दीवार होती है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं। ठीक है, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है इनको विली बोला जाता है। अब विली क्या काम कर रही है समझो। अब आपको समझ में आएगा कि जो इसका पचा हुआ चीज़ है वो खाना खून के अंदर कैसे जा रहा है, मतलब वो न्यूट्रिएंट्स खून के अंदर कैसे जा रहे हैं। ठीक है, फंक्शन ऑफ विली क्या काम होता है, इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन, क्योंकि यहाँ पे पतली पतली फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो खाने को एब्जॉर्ब, खाने में से चीज़ें एब्जॉर्ब करने का जो एरिया है वो बढ़ा देते हैं। जितनी जगह उनसे खाना टच होगा वो वहाँ से सोखते रहेंगे उसकी चीज़ें। ठीक है, दूसरी बात क्या है, वो सोख के भाई कहाँ देंगे, खून में। तो खून का जो नसें हैं पतली पतली, ठीक है ना, ब्लड वेसल्स जो हैं वो कनेक्टेड होनी चाहिए ना, तो विली से ना कनेक्टेड होती हैं खून की नसें पतली पतली, और वहीं से वो खाना सोख के, ठीक है, जो न्यूट्रिएंट्स है खून के अंदर जाता रहता है। तो विलीज आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स विच एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। तो यहाँ से इन्होंने जो डाइजेस्टेड फूड था, ठीक है, वहाँ से मेन कंपोनेंट को एब्जॉर्ब करके खून में डाल दिया। आगे बात समझ में, दिस एब्जॉर्ब सब्सटेंस इज ट्रांसपोर्टेड वाया ब्लड वेसल टू डिफरेंट ऑर्गन। और यही एब्जॉर्ब जो चीज़ें हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जो भी चीज़ें हैं, अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, ठीक है, ये एब्जॉर्ब होके जो खून में गए हैं, अब खून इनको अलग अलग ऑर्गन्स को बांटता चला जाएगा। ठीक है ना, द प्रोसेस बाई विच एब्जॉर्ब फूड इज टेकन इन बॉडी सेल्स एंड यूज्ड फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर इज कॉल्ड एसिमिलेशन। मतलब जो भी ये न्यूट्रिएंट्स खून में गए हैं, अब ये खून अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी सेल्स को प्रोवाइड कर रहा है न्यूट्रिएंट्स, यानी ये न्यूट्रिएंट्स एक तरह से हमारी बॉडी के सेल्स में सोखी जा रही हैं ताकि हम उनसे एनर्जी वगैरह, ग्रोथ वगैरह के लिए, रिपेयर वगैरह के लिए न्यूट्रिएंट्स वगैरह ले सकें। इसी प्रोसेस को एसिमिलेशन बोला जाता है। यानी एसिमिलेशन समझ लो वो फाइनल चीज़ है जो हमें चाहिए थी। हमें क्या चाहिए था, जो इसके न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्लड में आ जाए, ब्लड सारे ऑर्गन में चले जाए। ठीक है, तो यही है वो एसिमिलेशन, यानी सेल्स के अंदर हमारी जो कोशिकाएँ हैं, सेल्स हैं, ठीक है ना, बॉडी की, उसके अंदर, ठीक है ना, ये सारा पचा हुआ चीज़ चला जाता है, जिसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन। तो फिर से एसिमिलेशन की डेफिनेशन बहुत बार पूछी जाती है, बोल रहा हूँ, एक बार और अच्छे से देख लो। द प्रोसेस बाय विच एब्जॉर्ब फूड इज टेकन इन बॉडी सेल्स एंड यूज्ड फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर इज कॉल्ड एसिमिलेशन। ठीक है, तो एसिमिलेशन समझ में आ गया। मतलब देखो यार, जो भी खाने में से निकालने लायक चीज़ें थी, अब्जॉर्ब करने लायक चीज़ें थी, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, वो यहाँ से अब्जॉर्ब करके विली के थ्रू ब्लड में चले गए हैं। अब जो इसमें मटेरियल बचा वो मेनली वेस्ट मटेरियल है, तो वो अब बड़ी आंत के पास चला जाता है। यानी अब रोल में आती है बड़ी आंत, यानी लार्ज इंटेस्टाइन। होती क्या ये, इट इज़ 1.5 मीटर लॉन्ग ट्यूब, इट इज़ वाइडर एंड शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी कि देखो, ये लगभग 1.5 मीटर लंबी ट्यूब होती है। ये छोटी आंत से चौड़ी होती है, लेकिन लंबाई में छोटी आंत से छोटी होती है। देखो, नाम के लिए ये बड़ी आंत है, लेकिन असलियत में इसकी लंबाई छोटी आंत से छोटी होती है। ठीक है, इसको फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यार ये दिखने में थोड़ी भारी भरकम है, क्योंकि इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, इसीलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोला जाता है। ठीक है, द अनडाइजेस्टेड सेमी सॉलिड फूड इज पास्ड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन, जैसे मैंने आपको ही बताया। ठीक, द लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड, यानी कि यहाँ पे खाने में जो वाटर थोड़ा रह गया है, ठीक है, और कुछ सॉल्ट रह गए हैं, वो एब्जॉर्ब होते आते हैं।
ठीक है ना। उसके बाद जो रिमेनिंग वेस्ट है वो पास कर दिया जाता है रेक्टम को, यानी कि यहाँ से जो रिमेनिंग वेस्ट बचा वो रेक्टम यानी इस हिस्से में आके इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, जिसके आप बोल रहे हैं रेक्टम। यानी अब रोल में कौन आएगा, रेक्टम और एनस। जैसे कि मैंने भी बताया रिमेनिंग वेस्ट पासिस इनटू रेक्टम एंड रिमेन्स देयर एज सेमी सॉलिड फेसिस, ठीक है। और यहाँ वेस्ट मटेरियल के रूप में ये रहता है। एंड द फेसियल मेटल, ठीक है, और ये जो वेस्ट मैटर है रिमूव कर दिया जाता है थ्रो एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कि ये एनस से, ठीक है, टाइम टू टाइम बाहर निकाल दिया जाता है। और वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने की प्रोसेस को बोला जाता है इजेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप हमारे दूसरे चैनल्स पे विजिट करना चाहते हैं तो कम्युनिटी पोस्ट के बगल में जो चैनल वाला लिंक है, यहाँ से आपको दूसरे चैनल्स के लिंक मिल जाएंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के अलावा अभी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ टॉपिक इसके रहते हैं जो हम अगली आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।